वेलकम बैक। आज से मैं शुरू करने वाली हूँ टीडीएस की क्लास और आज हम सबसे पहले सेक्शन 192 डिस्कस करने वाले हैं। एक एक सेक्शन को एक क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद से मेजर सेक्शन में पढ़ाऊंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम उससे रिलेटेड आईसीआई के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो बुक में दिए हुए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी। सबसे पहला आपका पॉइंट है वो है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 192। एप्लीकेबिलिटी किन किन चीज़ों पे 192 के अंदर हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है। पहला पॉइंट है आपका, अगर कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी shall at the time of payment deduct income tax on the amount payable to an average rate। चलो एक बेसिक सा पॉइंट है, एक एक लाइन पढ़ने से टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। ये बोलता है अगर कोई भी एम्प्लॉयर जो किसी एम्प्लॉय को, जो किसी भी पर्सन को अगर टीडीएस पे कर रहा है तो उसे पेमेंट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। टीडीएस डिडक्ट करने पड़ेगा और टीडीएस में हर एक सेक्शन, जितना भी आप टीडीएस का सेक्शन देखोगे ना उसमें आपको रेट मेंशन होगा। जैसे कि इंटरेस्ट वाले में आपको 10% रेट मेंशन है, रेंट में आपको रेट मेंशन है, बट टीडीएस में रेट नहीं मेंशन है। क्यों नहीं मेंशन है? क्योंकि लॉ आपको यहाँ पे बोलता है कि सपोज करो आपका टैक्स हो गया 10,000 रुपीज़ और आपका टोटल इनकम है 1 लाख रुपीज़, तो आप क्या करो, एवरेज रेट निकाल लो आप, क्योंकि आपके डिफरेंट इनकम होंगे ना। कैपिटल गेन पे अलग रेट लग रहा होगा, टीडीएस पे आपका स्लैब रेट, सैलरी पे आपका स्लैब रेट लग रहा होगा। इस तरीके से आपके जो टैक्स रेट्स हैं वो अलग अलग होंगे। तो जब हम टीडीएस डिडक्ट करने की बात करेंगे तो हम ऐसा करेंगे कि एक एवरेज रेट निकाल लेंगे। यहाँ पे मेरा एवरेज रेट सपोज आ गया 10%। अब इस 10% के हिसाब से मैं 10,000 टीडीएस, अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ तो ये टीडीएस डिडक्ट करके मैं डिपॉजिट कर दूंगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। पहला पॉइंट आपको सिर्फ इतनी सी बात करता है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि अगर एसएससी ने ऑप्ट कर लिया है 115 बीएसी, मतलब न्यू स्कीम की बात कर रहा है ये, कि अगर अंडर न्यू रिजीम एसएससी अपना रिटर्न फाइल कर रहा है और अगर एम्प्लॉयर को उसने इंटीमेट कर दिया कि मेरा जो टीडीएस डिडक्ट करना वो न्यू रिजीम में करना, तो टीडीएस जो डिडक्शन होगा वो न्यू रिजीम के अंदर होगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बीएसी। इफ सच इंटीमेशन इज नॉट मेड, और अगर इंटीमेट नहीं किया है कि मेरा न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम कुछ नहीं बताया है, तो वही ओल्ड रिजीम के अंदर आपका without considering provision of section 115 BAC, तो without considering 115 BAC ओल्ड रिजिम में आपका TDS डिडक्ट होगा। थर्ड पॉइंट आपका बोलता है एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स मीन्स, एवरेज रेट जो मैंने यहाँ आपको बताया कि आप न्यूमरेटर में टोटल टैक्स रख देंगे और डिनोमिनेटर में आप अपना टोटल इनकम रखेंगे और ये जो टैक्स रेट आपको निकल के आएगा ये आपका एवरेज रेट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट आपका बोलता है कि concept of payment of tax on non-monetary perquisite has been provided in section 192. This section provide that the employer may pay this tax at his option in lieu of deduction of tax at source from salary payable to the employee. Such tax will have to be worked out at the average rate applicable to average salary income of the employee, and payment of tax will have to be made every month along with the tax deducted at source on monetary payment of salary allowance etc. अगर कोई नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स हैं, सपोज करो कि मेरी 2 लाख रुपए की नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है और कई बार ऐसा होता है कि नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे एम्प्लॉयर सोचता है कि मैं ही इस पे टीडीएस डिपॉजिट कर दूँ। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? तो अब होता क्या है, 10% के हिसाब से अब इस पे टीडीएस का रेट तो कोई स्पेसिफाई नहीं है, तो जो हमने एवरेज रेट निकाला 10%, मतलब कि यहाँ पे 20,000 रुपये इस 2 लाख पे टीडीएस आपको डिडक्ट करके डिपॉजिट करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। इतनी सी बात ये बोलता है यहाँ पे आपका फोर्थ पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। An employer being an eligible startup referred in section 80 IAC responsible for paying any income to the SSC by way of perquisite, being a specified security or sweat equity share allotted or transferred directly or indirectly free of cost at a concessional rate to the SSC, has to deduct or pay, as the case may be, tax on the value of such perquisite provided to its employee within 14 days from the earliest of the following date। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आप ATIAC वाले एलिजिबल स्टार्टअप है, अगर ATIAC जानना है तो मैं इस क्लास में नहीं डिस्कस करूँगी, मैं बहुत स्पेसिफिक होना चाहती हूँ अपने टॉपिक्स को लेकर के। तो ATIAC मेरे चैनल पे पड़ी हुई है क्लास ATIAC की, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर ATIAC वाले अगर आप ATIAC वाले एलिजिबल स्टार्टअप हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको और आप
आप अगर एलिजिबल स्टार्टअप है और अगर आपने अपनी किसी एम्प्लॉय को, क्योंकि कई बार उनको टैलेंटेड लोग चाहिए होते हैं ना, तो वो सैलरी देते हैं, साथ में रिटेन करने के लिए, होल्ड करने के लिए एम्प्लॉय को वो कहते हैं कि हम आपको स्वेट इक्विटी शेयर या ईसॉप ऑप्शन दे देते हैं। तो लॉ आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई परक्विजिट दे रहा है, बीइंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, अगर किसी टाइप की सिक्योरिटी आप दे रहे हैं, या फिर अगर कोई स्वेट इक्विटी शेयर अलॉट कर रहे हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, या फ्री ऑफ कॉस्ट या एट ए कंसेशनल रेट, मतलब कि आपके इस स्वेट इक्विटी शेयर की मार्केट रेट जो होनी चाहिए वो 100 रुपये होनी चाहिए, बट आपने 10 रुपये में ही दे दिया, मतलब 90 रुपये का आपने कंसेशन दे दिया, तो आप चाहे जैसे भी दे रहे हो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा within 14 days from the earliest date of the following. Within 14 days, इन तीन केसेस मेंशन है, इन 3 केसेस में से जो भी पहले हो जाए उसके 14 दिन के अंदर। पहला पॉइंट आपका क्या बोलता है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। सपोज करो अगर 21-22 में ये चीज़ें हुई, अगर 21-22 में इस स्वेट इक्विटी शेयर अलॉट हुआ, तो यहाँ से 21-22 से ये अगस्त में भी हो सकता है ना, अगस्त 22 में भी हो सकता है, अगस्त 21 में भी हो सकता है कि अगस्त 21 में स्वेट इक्विटी शेयर अलॉट हुआ हो, तो आपको अगस्त 21 से काउंट नहीं करना है। 48 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर हो गया आपका 21-22, और 21-22 से आप 48 मंथ काउंट करेंगे, मतलब आपका जो काउंटिंग शुरू होगा वो अप्रैल 22 से शुरू होगा, और 48 मंथ के बाद से अगर कुछ और चीज़ें नहीं हो रही हैं तो 48 मंथ जिस मंथ में ख़त्म होता है उसके 14 दिन के अंदर आप TDS डिडक्ट करके इस वैल्यू पे और पे कर दीजिए, या फिर अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट, या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर बाय द SSE, या फिर इस 48 मंथ से पहले, मान लो 24वें महीने में ही, इन द 24th मंथ, 22 है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, 23-24, 24 मार्च 24 हो जाएगा, 2024। 24वें महीने में क्या हो रहा है कि SSE अपना ये शेयर जो है सेल कर दे रहा है, किसी को ट्रांसफ़र कर दे रहा है। सेल ऑफ सच सिक्योरिटी, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर बाय द SSE, अगर वो सेल कर दे रहा है इस शेयर को, तो उसके 14 दिन के अंदर, जिस दिन उसने सेल किया उसके 14 दिन के अंदर आप क्या करेंगे, उस पर TDS डिडक्ट करके डिपॉजिट कर देंगे। या फिर एक और पॉइंट है, SSE सीजेज टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉयर हु अलॉटेड सच शेयर। जिस भी ATIAC वाले स्टार्टअप ने, एलिजिबल स्टार्टअप ने, जिस स्टार्टअप ने वो शेयर अलॉट किया था एम्प्लॉय को, अब वो एम्प्लॉय रिज़ाइन करके जा चुका है, तो इन तीनों केसेस में से जो भी केस पहले हो रहा है उसके 14 दिन के अंदर आपको उस अमाउंट पे TDS डिडक्ट करके क्या कर देना है, डिपॉजिट कर देना है। I hope you understood. Such tax has to be deducted or paid on the basis of rate in force for the financial year in which such a specified security or sweat equity share was allotted or transferred. मान लो TDS रेट, टैक्स रेट जो है वो बढ़ के 20% हो जाता है, बट जिस ईयर ये अलॉटमेंट हुआ उस ईयर जो टैक्स रेट था वो आपको 10% ही था। तो यहाँ पे लॉ आपको ये बोलता है कि आप जिस ईयर में डिपॉजिट कर रहे हैं उस ईयर को चेक नहीं करना है, क्योंकि हम आपको सिर्फ रिलीफ दे रहे हैं, आपके टैक्सेशन को डेफर कर रहे हैं कि आप टैक्स बाद में करवा लेना, बट आपको इसलिए जो आपको रेट लगेगा वो 10% का ही लगेगा। एक टाइप की ये एक रिलीफ है कि हम आपको पेमेंट तो बाद में करवा ही रहे हैं, टाइम पीरियड का रिलीफ भी दे रहे हैं, साथ में टैक्सेशन रेट का भी रिलीफ दे रहे हैं कि जो पुराना वाला टैक्स रेट है उसी से आप डिपॉजिट कर देना। नेक्स्ट पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 6, इन केस वेयर एन SSE साइमल्टेनियसली एम्प्लॉयड अंडर मोर देन वन एम्प्लॉयर। अच्छा, ये पॉइंट आपको बोलता है कि सपोज करो मैं हूँ, ठीक है, और एनीवन, मिस्टर ए का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिस्टर ए वॉज अर्लियर एम्प्लॉयड विथ EY इन अ फाइनेंशियल, और चलो इसी 24-25 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। लेटर ऑन ही रिजाइंड इन September 24 एंड ज्वाइंड, September 24 में ज्वाइन किया और फिर उन्होंने सितंबर में ही जो है PwC ज्वाइन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। अब होगा क्या, यहाँ पे आपकी कुछ इनकम हुई है, यहाँ पे आपकी कुछ इनकम हुई है, तो लॉ आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि अब PwC जो है वो क्या करेगी, TDS डिडक्ट करेगी। TDS डिडक्ट करेगी तो अब ये एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रीवियस एम्प्लॉयर का जो भी आपका इनकम था वो आप PwC को बता दो, ताकि एक एक्यूरेट रेट पर, क्योंकि हमें एवरेज रेट निकालना है, ताकि एक एक्यूरेट रेट पर आपका TDS डिडक्ट हो पाए।
इतनी सी बात आपको बोलता है। टू हिज करेंट एम्प्लॉयर, अपने करेंट एम्प्लॉयर को बता देना। देयर अपॉन द सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयर शुड टेक सच इन्फॉर्मेशन, और जो सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयर है मतलब PwC यहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करेगा और उसके बाद से डिडक्ट करेगा टैक्स रिमेनिंग पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय। मान लो यहाँ पे 4 महीने का ही डिपॉजिट हो पाया था और एनी काइंड ऑफ रीज़न, तो वो सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयर जो है कंसिडर कर लेगा कि किस किस महीने का डिपॉजिट नहीं हो पाया है और एनीथिंग एल्स, और उसके बाद से वो आपका एक कंसोलिडेट कैलकुलेशन बना के रेलिवेंट आपका उस पर TDS डिडक्ट करके डिपॉजिट कर देगा। इतना सी बात आपका पॉइंट नंबर 6 बोलता है। पॉइंट नंबर 7 है इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी पेमेंट टू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट और टू एम्प्लॉय ऑफ कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन और बॉडी, डिडक्शन एट सोर्स शैल बी मेड आफ्टर अलाइंग सेक्शन 89(1) वेयर एलिजिबल। देखो सेक्शन 89(1) ना लगता है आपको पेंशन पे, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों पे लगता है। तो लॉ आपको ये बोलता है कि अगर आपका कोई 89(1) वाली रिलीफ है, जैसे हम कंप्यूटेशन जब हम मिस्टर ए की बना रहे होंगे, मान लो टोटल सैलरी निकल के आई 10 लाख रुपए, हमें पता चला इसमें पेंशन का अमाउंट 89(1) वाला जो अमाउंट है वो है 2 लाख रुपए, तो हम 8 लाख पे हम रिलीफ, इतनी सी बात बोलता है कि रिलीफ प्रोवाइड करके वेर एवर एलिजिबल, तो हम रिलीफ प्रोवाइड करेंगे और तब हम TDS डिडक्ट करेंगे और डिपॉजिट करेंगे। 7th पॉइंट खत्म हो गया। 8th पॉइंट आपका बोलता है टैक्स पर हैविंग सैलरी इनकम इन एडिशन टू अदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर मे सेंड टू द एम्प्लॉयर द फॉलोइंग पर्टिकुलर सच अदर इनकम एंड पर्टिकुलर ऑफ एनी टैक्स डिडक्टेड अंडर एनी अदर प्रोविजन लॉस इफ एनी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये बोलता है आपको यहाँ पे आपको सेक्शन ये बोल रहा है कि अगर कोई टैक्स पेयर का, मान लो मैं ही हूँ, ठीक है, अब अगर मेरी ये कंप्यूटेशन बनाई जा रही है तो यहाँ पे मेरे पास सैलरी इनकम होगा, सैलरी इनकम के साथ साथ हो सकता है मेरे पास कुछ कैपिटल गेन का इनकम हो, और या फिर अगर कैपिटल गेन नहीं भी हो तो आजकल डिविडेंड का इनकम तो सबके पास होता है, कोई इंटरेस्ट का इनकम है। तो एज एन एम्प्लॉई आई हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने अदर इनकम को भी अपने एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज करूँ और ये भी बताऊं कि इस अदर इनकम पे इतना सारा टैक्स डिडक्ट भी हो गया है। अगर कुछ डिडक्ट हो गया है तो अंडर एनी अदर प्रोविज़न, मान लो इंटरेस्ट में मेरा टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है तो वो भी बता दूं, और अगर कोई लॉस हो इफ़ एनी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऑल लॉसेस हमें नहीं बताने हैं। जब TDS कटता है, जब सैलरी वाला कंप्यूटेशन होता है, आपका एम्प्लॉयर कंप्यूट करता है तो सारे लॉसेस को वो कंसिडर नहीं करता है, सिर्फ आपको लॉ एक ही लॉसेस को कंसिडर करने को बोलता है एंड दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आपका लॉस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हुआ है तो आप उसे भी इंडिकेट कर दीजिए अपने एम्प्लॉयर को। कैपिटल गेन का लॉस आप इंडिकेट नहीं कर सकते क्योंकि वो कंसिडर ही नहीं किया जाता है, अदरवाइज कोई भी लॉस नहीं कंसिडर किया जाता है अपार्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस। सो यू विल also have to intimate the loss under the head house property। 8th पॉइंट खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 9 है The employer shall take above particular into account while calculating tax deductible at source। सारे पर्टिकुलर ऊपर जितने भी चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं वो सारी चीज़ें एम्प्लॉयर shall take into action और उसके बाद TDS डिडक्ट करेगा। It is also provided except in case where loss from house property has been adjusted against salary income, the tax deductible from salary should not be reduced at consequences of making above adjustment। यहाँ पे ये बोलता है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि अपार्ट फ्रॉम सैलरी और किसी भी चीज़ को हम डिडक्ट नहीं करेंगे जब हम सैलरी इनकम पे टैक्स TDS अमाउंट कैलकुलेट कर रहे होंगे। सेक्शन 192 सबसेक्शन 2C अब ये बोलता है कि एम्प्लॉयर शैल फर्निश टू द एम्प्लॉई ए स्टेटमेंट इन फॉर्म 12BA गिविंग करेक्ट एंड कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ परक्विजिट और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। देखो क्या होता है, फॉर्म 16 आप समझते हैं, तो हर एक एम्प्लॉयर फॉर्म 16 इशू करता है अपने एम्प्लॉय के लिए जहाँ पे मेंशन होता है कि आपने ये इनकम बताई थी या नहीं बताई, तो आपकी थ्रू कंपनी इतनी इनकम है और उस पर इस तरीके से टैक्स कटा हुआ है। यहाँ पे एक और फॉर्म की बात की गई है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक और फॉर्म फर्निश करेगा, स्टेटमेंट फर्निश करेगा। द नेम ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉर्म नंबर 12BA गिविंग करेक्ट एंड कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ परक्विजिट, जिसमें परक्विजिट मेंशन होंगे कि आपको परक्विजिट इतने मिले एंड वैल्यू देयर ऑफ, और उसके परक्विजिट और उसके रेस्पेक्टिव वैल्यू मेंशन होंगे। द स्टेटमेंट शैल बी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर, ठीक है। द रिक्वायरमेंट इज एप्लीकेबल ओनली वेयर सैलरी पेबल टू एन एम्प्लॉय एक्सीड ₹1,50,000। और 12BA वाला ये परक्विजिट वाला केस जो है वो हर एक एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये उन एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल है जहाँ पे आपका जो सैलरी है वो 1,50,000 से एक्सीड करती है। अदर एम्प्लॉय के लिए फॉर्म 16 में ही सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, आपका सेक्शन आता है सेक्शन 192 सबसेक्शन 2D। दिस सेक्शन कास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल
for paying any income chargeable under the head salary to obtain from the SSC the evidence of proof of particular prescribed claim, including claim of set-off of loss under the provision of the act in prescribed form and manner for the purpose of estimating income of the SSC और computing tax deductible। अब सपोज करो मिस्टर ए, हमने मिस्टर ए का एग्जाम्पल लिया, मिस्टर ए का कंप्यूटेशन बन रहा है। मिस्टर ए आते हैं और बोलते हैं कि अपने कंप्यूटेशन में कि मेरा लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी जो है वो आप 2 लाख रुपए लिख लो। ठीक है, लिख लिया आपका लॉस। ATC का डिडक्शन लिख लो मेरा 2 लाख रुपए। ठीक है, लिख लिया। चलो 1 लाख कर देते हैं इसको, 1 लाख रुपए। मेरा ATD का डिडक्शन लिख लो 5,000 रुपये। और इतनी सारी चीज़ें लिखवा करके वो चले जाते हैं और बोलते हैं इसके बाद अब आप मेरा TDS कैलकुलेट करना। अब बात यहाँ पे ये आती है, क्या मिस्टर ए ने कह दिया तो हम मान ले, क्या एक एम्प्लॉयर मान ले? लॉ आपको बोलता है कि जब भी आप कोई लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी का जब आप क्लेम दे रहे होंगे, ATC का क्लेम दे रहे होंगे, ATD या अदर बेनिफिट या किसी लॉसेस का भी क्लेम दे रहे होंगे, तो आपको उस क्लेम से रिलेटेड एविडेंस भी कलेक्ट कर लेना है। HRA जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आप क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस से रिलेटेड आपको बोला गया है नेम एड्रेस एंड पेन ऑफ द लैंडलॉर्ड वेयर द एग्रीगेट रेंट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड ₹1 लाख। अगर ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपए से ज़्यादा रेंट पे हो रहा है तो आप तो फिर एम्प्लॉय आके आपको बोलेगा ना कि मुझे HRA इतना चाहिए, आप मेरे कंप्यूटेशन में HRA ऐसे क्लेम करना। तो फिर आप नेम एड्रेस और पैन अपने लैंडलॉर्ड का, जिस लैंडलॉर्ड से वो क्लेम कर रहा है कि मैं अपने लैंडलॉर्ड को 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा अमाउंट पे कर रहा हूँ, तो आप लैंडलॉर्ड की ये चीज़ें मांग लें। LTC और असिस्टेंस एविडेंस ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर एम्प्लॉय LTC क्लेम कर रहे हैं तो आप कैसे कैसे उसने खर्च किए हैं लीव ट्रेवल कंसेशन से रिलेटेड, उसकी आप एविडेंसेस मांग सकते हो। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेम एड्रेस एंड पैन ऑफ द लैंडर। जैसे 24A या 24B वाले जो क्लेम्स होते हैं, 24A तो 30% हो जाता है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है, SSC बोल रहा है कि मैं अपने लिए घर खरीद रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैं 30,000 रुपये रेंट दे रहा हूँ, तो आप बैंक से उस इंटरेस्ट पेमेंट वाले बैंक डॉक्यूमेंट होंगे ना कोई, तो आप उसके डॉक्यूमेंट मांग लो। और अगर चैप्टर 6A में वो कोई इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर अपना क्लेम कर रहे हैं तो उसके भी एविडेंस आप मांग सकते हो। ऐसे पॉइंट आपको बोलता है। सिंपल शब्दों में बोलूँ अगर मैं आपको, तो वो ये बोलता है कि अगर एम्प्लॉय कोई भी लॉस क्लेम करता है या कोई भी आपको चैप्टर 6 वाले डिडक्शन क्लेम करता है तो आप उससे रिलेटेड एविडेंसेस मांग सकते हैं। इतनी सी बात है। आपका 192 ख़त्म हो जाता है। 192 से ही रिलेटेड एक 192A सेक्शन है जो बोलता है प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर PF में पैसा है, आपने PF अकाउंट में पैसा जमा किया है, बट अगर आप उसे प्री मैच्योर होने से पहले ही विड्रॉ कर लेते हैं तो उस पर TDS डिडक्ट होगा। और कैसे डिडक्ट होगा, ये कुछ ऐसे होगा। अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन withdrawal of accumulated balance by an employee from the recognized provision fund, it's exempt from taxation। देखो, अगर मैच्योर हो गया है तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैच्योर होने के बाद अगर आप निकालते हैं तो वो तो एग्जेम्प्ट है आपका टोटली। बट अगर प्री मैच्योर विड्रॉल है तो ही आपके ऊपर टैक्स लगेगा। पहला पॉइंट आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि अगर मैच्योर हो गया है तो वो एग्जेम्प्ट है। दूसरा पॉइंट बोलता है डिस्करेजिंग प्री मैच्योर विड्रॉल की गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ पैसे आप जो है लॉन्ग टर्म सेविंग में लगाओ, और लॉन्ग टर्म सेविंग में लगाओ तो वो कुछ ऐसे प्रोविज़न लेके आएगी जहाँ पे आपको बोलेगी कि अगर आपने छोड़ दिया अपना पैसा तब तो हम आपके ऊपर तब तो हम आपको टैक्स नहीं करेंगे, बट अगर आपने नहीं छोड़ा तो हम आपको टैक्स कर देंगे। तो डिस्करेज करेगी प्री मैच्योर विड्रॉल को। तो दूसरा पॉइंट आपका उसी से रिलेटेड है कि डिस्करेज करना चाहती है प्री मैच्योर विड्रॉल को और प्रमोट कर रही है लॉन्ग टर्म सेविंग को। इफ एम्प्लॉय मेक्स विड्रॉल बिफोर कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 ईयर अदर दैन द केस ऑफ टर्मिनेशन ड्यू टू इल हेल्थ, कॉन्ट्रैक्शन और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, सिसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। अच्छा, ब्रैकेट वाली चीज़ों को बाद में पढ़ेंगे, पहले प्लेन रीडिंग करते हैं। बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि डिस्करेज करे प्री मैच्योर विड्रॉल को और प्रमोट करे लॉन्ग टर्म सेविंग को। तो उसके लिए वो क्या कर रही है, वो कह रही है कि आपको 5 साल से पहले जो है पैसे नहीं निकालने हैं। अभी 5 साल की बात बाद में करेंगे, अभी इतना समझ लो
इफ़ द एम्प्लॉय मेक्स विड्रॉल बिफोर कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर, आपने कंटिन्यू 5 साल की सर्विस करी है और उस 5 साल की सर्विस ख़त्म होने से पहले, जब से आपने अपना एम्प्लॉयमेंट शुरू किया, जब से आप रजिस्टर होते हैं, आपका पीएफ अकाउंट खुलता है, वहाँ से ये चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। तो जब से आपका खुला और आपने 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही अगर वो पैसे निकाल लिए तो फिर तो हम आपके ऊपर टैक्स कर देंगे। एंड डज नॉट ऑप्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस टू द न्यू एम्प्लॉयर, द विड्रॉल वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स। देखो यहाँ पे एक बात बोलते हैं, पीएफ का अमाउंट है, जैसे हमने मिस्टर ए का ही एग्जाम्पल लिया था, पहले वो ईवाई में काम कर रहे थे, फिर वो पीडब्ल्यूसी में चले गए, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे उनका पीएफ अकाउंट था, यहाँ पे सपोज करो उन्होंने 3 साल 4 साल काम किया, फिर ये पीडब्ल्यूसी में आ गए। तो जब ये पीडब्ल्यूसी में आएंगे ना, तो इनको यहाँ पे अपने पीएफ अकाउंट की डिटेल देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पीएफ अकाउंट की डिटेल देनी पड़ेगी। और 5 साल पूरे होने के बाद ही अगर वो चाहे तो कुछ पैसे निकाल सकते हैं। विदाउट 5 साल पूरे किए या बिना पीडब्ल्यूसी को बताए अगर वो पैसे निकालते हैं तो फिर उनका ऐसा माना जाएगा कि ये प्रीमेच्योर विड्रॉल है और उस पर जो है टैक्स लग जाएगा। अब ब्रैकेट वाली चीज़ें पढ़ते हैं कि ये तो आपको एक प्लेन रीडिंग हो गया कि आपको एक 5 साल का लॉन्ग टर्म पीरियड आपको बोला जा रहा है कि आप इन्वेस्ट करिए, और दूसरा आपको ये बोला जा रहा है कि सपोज़ करो आप एक एम्प्लॉयर के पास 5 साल नहीं रहते हो, जो कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, और दूसरे एम्प्लॉयर के पास चले जाते हो, तो आपको अपने पीएफ अकाउंट की डिटेल जो है दूसरे एम्प्लॉयर को देनी है, सो दैट वो आपका अकाउंट कंटिन्यू हो सके और जो आपका नया एम्प्लॉयर है वो उसमें आप पीएफ में पैसे डिपॉजिट कर सके। बट पीएफ जो आपका टैक्सेशन पार्ट है वो आपका टैक्स तब नहीं लगेगा, कब? जब आपको टर्मिनेट किया जा रहा हो ड्यू टू इल हेल्थ। आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि उस 5 साल से पहले ही आपको टर्मिनेट करना पड़ रहा है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो कंपनी ही बंद हो गई, तो अब आप क्या कर सकते हैं? सिसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका एम्प्लॉयमेंट ही खत्म हो गया, तब भी आप वो पैसे निकाल सकते हैं, तब कोई 5 साल वाला क्लॉज नहीं है। तीसरा पॉइंट आपका, दूसरा पॉइंट आपका खत्म हुआ। थर्ड पॉइंट आपका बोलते हैं विड्रॉल इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉय इन द फॉलोइंग कंडीशन, कि विड्रॉल जो है वो एग्जेम्प्ट है फॉलोइंग कंडीशन में। If employee has rendered continuous service with his employer for a period of 5 years or more for the purpose of calculating 5 year service rendered with the, अच्छा देखो मैंने आपको बोला ना, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि अगर आप पीडब्ल्यूसी में ईवाई का एग्जांपल था, ईवाई में आपने 3 साल काम किया, फिर आप पीडब्ल्यूसी में आए, यहाँ पे आपको 2 साल काम करना है, तो ये एक्यूमुलेट मिला के आपका 5 साल हो गया। इसके बाद आप चाहे तो पैसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ये नहीं कर सकते कि ईवाई आपने छोड़ा और उसके बाद से अगर आप पैसे निकाल दिए, आपका एम्प्लॉयर चेंज हो गया तो आप पैसे निकालिए, तब वो टैक्सेबल हो जाएगा। वॉज ट्रांसफर्ड बाय हिम टू द करेंट एम्प्लॉयर, आपको अपने करेंट एम्प्लॉयर को अपना डिटेल देना पड़ता है। विड्रॉल इज एग्जेम्प्ट, आपने करेंट एम्प्लॉयर को अपना डिटेल दे दिया, 5 साल कंप्लीट कर लिया, तब आप विड्रॉ जो है कर सकते हैं और एग्जेम्प्ट है। इफ़ एम्प्लॉय हैज़ बीन टर्मिनेटेड बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, और ये सर्टेन रीजन वही है जो मैंने आपको बताया कि इल हेल्थ हो गया, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस हो गया, या फिर सिसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो इन केसेस में भी अगर आप निकालते हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्सेशन का पार्ट नहीं आएगा। और employee has resigned before completion of 5 years, but he has joined another employer who maintain recognized provident fund money with the current employer and is transferred to the new employer। निकालना नहीं है यहाँ पे, ये पॉइंट पता है क्या बोलता है? इसी पॉइंट को 2 पार्ट में, जो मैंने आपको ये समझाया ना, इसी का ये सेकंड पार्ट है कि आपको निकालना नहीं है। अगर आपने यहाँ से रिजाइन कर दिया है तो फिर आपको यहाँ पे अपने अकाउंट का डिटेल देना पड़ता है, आप निकाल नहीं सकते हैं। टैक्स रेट ऑन द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड विल बी 10%। अगर प्रीमेच्योर विड्रॉल होता भी है तो उस पर जो टैक्स रेट होगा वो 10% होगा। टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन ऑफ एम्प्लॉय हैविंग लोअर इनकम, उन एम्प्लॉय के लिए जिनका लोअर इनकम है उनके लिए एक थ्रेशोल्ड पेमेंट ऑफ ₹50,000 फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। जिनका लोअर इनकम है उनके लिए ये बोला गया कि आप 50,000 तक निकालते हैं तो कोई बात नहीं, आप निकाल लेना, उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, बस 50,000 से ज़्यादा आप निकालेंगे ओनली फॉर लोअर इनकम ग्रुप, तब हम टैक्स लगा देंगे। फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर नॉन डिडक्शन, या आपको बोलता है कि मान लो आपने 5 साल से पहले जो है टीडीएस अपना विड्रॉल अमाउंट जो है निकाल लिया, अब निकाल लिया तो जो जनरल लॉ है वो आपको लग जाएगा, क्या होगा? टीडीएस आपका डिडक्ट हो जाएगा। बट आप चाहें तो आप 197A में जो हमारा होता है कि नॉन डिडक्शन का जो हम सर्टिफिकेट जमा करते हैं वो आप नॉन डिडक्शन का सर्टिफिकेट भी बनवा के डिपॉजिट कर सकते हैं। 7th पॉइंट है कि अगर आप पेन नहीं फर्निश करते हैं टू द रिकॉग्नाइज्ड फंड फॉर रिसीविंग दिस पेमेंट शैल अट्रैक्ट डिडक्शन। देखो एक सिंपल सा लॉ है, जब पैन की बात होती है तो कहीं पे भी, ऐसा नहीं कि इस सेक्शन की बात बोल रही हूँ, कहीं पे भी अगर आपको लिखा हुआ है कि आप
पैन सबमिट कीजिए, जैसे कि रेंट में ही लिखा हुआ है कि आप पैन सबमिट कीजिए, लैंडलॉर्ड से बोला गया ना कि आप पैन सबमिट कीजिए। अगर पैन सबमिट नहीं हो पाता है तो फिर वो रेट जो है वो 10% ना हो के हर जगह आप देखेंगे वो 20% या 30% हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड फंड को अपना पैन नहीं सबमिट किया तो आपका जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट है वो लग जाएगा, दैट वुड बी 20% और 30%, वॉट एवर एप्लीकेबल टू यू। यहाँ पे आपका सैलरी से रिलेटेड जो भी TDS का प्रोविज़न था, जैसे 192 और 192A, वो ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपको क्लास भी समझ में आ गई होगी। यस एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे क्लासेस रिकॉर्ड करने में या पढ़ाने में तो बहुत मज़ा आता है। आई होप कि आपको भी उतना ही आनंद आता होगा इन क्लासेस को देखने में। आई विल सी यू इन माय